सेशन में आप सभी को वेलकम है। चलिए आज का क्लास करते हैं प्रारंभ। हम लोग एक एक करके 60 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। कहा जा रहा है आपसे प्राथमिक स्तर पर गणित के आंकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है। गणित का आंकलन, आप गणित में आंकलन करते हैं, बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, सीख पा रहा है तो कितना सीख पा रहा है, इसका आंकलन करना। दूसरी ओर आंकलन कर रहा है कि हम जो पढ़ा पा रहे हैं अच्छा पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो गणित में पढ़ने और पढ़ाने से संबंधित जो भी आंकलन होगी, जो भी जांच पड़ताल होगी, उसके बारे में क्या सही नहीं है। अवधारणाओं के समझ के आंकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। अवधारणाओं के समझ, बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं। अवधारणा का मतलब होता है क्या धारणा करता है, क्या वस्तु के बारे में बच्चा विशेषता जान रहा है। तो अवधारणा के समझ पर आंकलन को महत्व देना चाहिए कि बच्चा अवधारणा क्या बना रहा है, सही अवधारणा बना रहा है, गलत अवधारणा बना रहा है, सब पढ़ते सही विकसित हो रहे हैं कि गलत विकसित हो रहे हैं। इस बात पे ध्यान अवश्य देना चाहिए। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुसरण करना चाहिए। विलक्षण का मतलब होता है, कहने का मतलब एक विशेष में नहीं रहना, एक तरीके से नहीं पढ़ना है, अलग अलग तरीके से पढ़ाना विलक्षण कहलाता है। कोई होते हैं क्या कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ाने के कई गुण हैं, पढ़ाने के कई नियम हैं, उन नियम में से किसी एक अच्छा नियम का पालन कर रहा है तो वो शिक्षक अच्छा पढ़ा रहा है। लेकिन शिक्षकों में किसी एक गुण को पकड़ के बैठे नहीं रहना है। सभी बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं, विभिन्नता का सिद्धांत होता है, तो सभी बच्चों को अलग अलग नजरिए से देखना है और डिफरेंट टाइप से पढ़ाना है, सभी नियमों का पालन करना है। कोई बच्चा उस नियम से सीख गया तो कोई बच्चा उस नियम से सीख गया। विलक्षण अच्छी बात है, लेकिन एक ही विलक्षण को पकड़ के रखना, एक ही लक्षण को पकड़ के रखना वो अच्छा बात नहीं है। यानी यहाँ पे सेंटेंस घट जाता है कि एक ही प्रकार का लाक्षणिक गुण हमारे अंदर में नहीं रखना है, विलक्षणिक बनना है ना। विलक्षणिक में भी सिर्फ एक विलक्षणिक नहीं, कई गुणों का पालन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक दे दिया विलक्षणिक तो गलत हो गया है। एक पे नहीं रहना है, बहुत पे रहना है। जिसको जैसे समझ में आया वैसे समझा देना। हाँ, तो विलक्षणिक परीक्षा प्रतिरूप है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे परीक्षा प्रतिरूप कर दिया है, यानी कि बच्चों को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाना एक कतई उचित नहीं है कि बच्चों को सिर्फ और खास करके प्राथमिक स्तर के बच्चों को परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए, ये उचित नहीं है। उसको पढ़ाना है अवधारणात्मक समझ के दृष्टिकोण से, बच्चों के मन मस्तिष्क में नए नए विशेष गुण का निर्माण हो, इस दृष्टि से पढ़ाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस तो सुटेबल बैठ ही नहीं रहा, ऐसे भी ही तो हाँ ही तो चाहिए, यहाँ पे ही लगा के फिनिश कर दिया है। चलिए एकदम बिल्कुल रूप से नेगेटिव है। विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आंकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए। हाँ, बच्चों विद्यार्थियों का जब आकलन कर रहे हैं तो आपको अति संवेदनशील रहना चाहिए, है ना। बच्चों का उचित तरह से आकलन करना है। ये नहीं कि बच्चों में कुछ गुण विकसित हुआ है और आप गलत तरीके से आकलन करते हैं तो फिर बच्चा के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो आकलन करते समय संवेदनशील रहना है, एक्टिव रहना है, सक्रिय रहना है। सही बात है। यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए। यह सही बात है। जो एक कमजोर बच्चा है तो उसको हल्के हल्के समस्या देंगे, हल्की हल्की चुनौती देंगे। जो मजबूत बच्चा है उसको पटक देने के लिए ये भी बना के दिख रहा है। तो
तो वैसे बच्चे बड़े स्तर की चुनौती स्वीकार करेंगे और उस स्थिति में उनका मानसिक विकास ज्यादा होगा। और जो कमजोर बच्चे हैं यदि उनको हम हार्डर क्वेश्चन दे दें, कठिन प्रश्न दे दें, तो वैसे बच्चे चुनौती से डर जाएंगे और फिर दोबारा चुनौती लेने में डरेंगे। तो योग्यता के अनुसार चुनौती देना है, कमजोर बच्चों को कम हल्के हल्के समस्या रखना। जैसे जैसे उनमें अवधारणा का विकास होगा, उनका विकास होगा, मानसिक विकास होगा, फिर धीरे धीरे कठिन समस्या की ओर जाएंगे। तो यह सेंटेंस तो बिल्कुल सही बात कहता है। तो इस सेंटेंस में कोई गलत बात है ना, जो वांछनीय नहीं है, जो उचित नहीं है, वो हमारा यही सेंटेंस है। एक ही प्रकार के विलक्षण प्रतिरूप का उपयोग करना अच्छा बात नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब आई थिंक ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 59 आपसे कहता है प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। भिन्न को पढ़ाना है, तो भिन्न को पढ़ाना है। तो मैंने भी आप लोगों को बताया था एक क्लास में कि आप लोग को भिन्न पढ़ाना है तो पहले बात सभी मूर्त पदार्थ लेंगे, जैसे कागज का टुकड़ा फाड़ेंगे, तिल्ली, माचिस का तिल्ली वगैरह है ना, 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा में बांट के उसको 4 टुकड़ा बांट के बच्चों को दिखलाएंगे कि एक क्या होता है, उसका भाग क्या होता है, जिसको भेद करते हैं। तो उसके बाद हम लोग चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से बच्चों को दिखलाते हैं। और लास्ट में हम लोग कहा चलते हैं प्रतीकात्मक, लास्ट में होता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ किस तरह से ऑप्शन दे रखा है इसने। भिन्न की प्रतिदिन के अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे अंश और हर पृथक संख्याएं हैं, इसमें महत्व देने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप भिन्न की बात कर रहे हैं तो अंश और हर तो एक साथ ही आएगा ना, पृथक करने की क्या आवश्यकता है। कहा जाता है कि प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा के पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो बच्चा प्रतिदिन अवधारणा बना रहा है, क्या उसका कक्षा में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो बच्चा धारणा बना रहा है, सीख रहा है, तो उसका उपयोग तो अगला दिन कर ही सकता है बच्चा ना, है ना। हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, गलत बात हो गया। प्राथमिक स्तर पर केवल आधी और चौथाई का ध्यान देना चाहिए। छठा भाग और 8वां भाग का ज्ञान कौन देंगे, तो ये भी गलत बात हो गया। जब हम भी, ये भी बात गलत हो गया। जब हम भिन्न पढ़ा रहे हैं, जब हम भिन्न पढ़ा रहे हैं तो उसमें सिर्फ आधा और चौथाई की बात नहीं होती है। भिन्न तो भिन्न होती है, सभी प्रकार के भिन्नों की अवधारणा विकसित करनी है। बच्चों में इस तरह का अवधारणा विकसित करना है कि वैसा भिन्न जो पहले कभी देखा नहीं है, उसका भी संपर्क है उनके मन मस्तिष्क में, है ना। संकल्पना मानचित्र बनना चाहिए कि आखिर ये भाग कितना को दर्शा रहा है। तीसरा नंबर ऑप्शन कहता है भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप भिन्न पढ़ाने जा रहे हैं तो कागज फाड़ के दिखलाइए, बच्चों को चित्र बना के दिखलाइए और फिर लास्ट में उसको प्रतीकात्मक रूप से दिखलाइए। तो विभिन्न की अवधारणा को विकसित करना है, तो आपको क्या करना है ना, भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित करना है, अलग अलग स्थितियों में प्रदर्शित करना है। कभी कागज फाड़ के, कभी चित्र बनाकर, और कभी प्रतीकात्मक भी चलेगा। जब प्रतीकात्मक बच्चा सीख गया तो वो तो वैज्ञानिक हो गया है, अब कोई भी भिन्न बना लेगा। वो महत्व दिया जाना चाहिए, तो गलत सेंटेंस हो गया। तो ये क्वेश्चन में आपका सेंटेंस जो सी है, ऑप्शन सी है, जो बिल्कुल सही है, और बाकी जो है ऋणात्मक नकारात्मक सेंटेंस है उसको रिमूव किया जाए। और ऑप्शन बी को रीड करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 58 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपसे कह रहा है कि गणित की अवधारणा के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गणित जो है ना पदानुक्रमित होता है, गणित के प्रत्यय एक के बाद एक विकसित होता है।
बच्चा पहले काउंटिंग सीखता है, फिर उसके बाद जोड़ने के लिए सीखता है, और जोड़ सीखने के बाद ही बच्चा गुना सीखता है। तो एक क्या होता है, पदानुक्रमित होता है, एक निश्चित अनुक्रम बनता है, स्टेप बाय स्टेप होता है गणित। इसके बारे में कौन सा सही नहीं है हम देख लेते हैं। गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है, एकदम सही बात है। गुणन का गठन जो है ना योग की अवधारणा पर हुआ है। बच्चा पहले जोड़ सीखेगा, बच्चा पहले जोड़ सीखेगा, तब उसके बाद गुना सीखेगा। जैसे बच्चों को 2 गुना 3 सिखाना है, तो 2 गुना 3 सिखाने के लिए हम बोलेंगे कि ये जो है 2 ऑब्जेक्ट को 3 बार दिया जाना चाहिए। तब कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो कुल मिलाकर 6 ऑब्जेक्ट हो गए। यानी 2 करके 3 बार दिए, 2 करके 3 बार दिए, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 6 ऑब्जेक्ट हो गए। तो गुना के बारे में बच्चों को पढ़ाना है तो पहले जोड़ के बारे में पढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप 2 3 6 बच्चों को पढ़ा देते हैं और यदि बच्चा के सामने समस्या आ जाता है 9 गुना का, और बच्चा 9 का टेबल नहीं जानता है, 9 का पहाड़ा नहीं जानता है, तो बच्चे कर नहीं पाएगा। तो पहाड़ा ये तो प्रतीकात्मक है ना, इसको तो लास्ट में करना है। सबसे पहले क्या करना है, गुना को योग के रूप में बच्चों को बदल के सिखाना है। जैसे 9 गुना 7, तो बच्चा यदि इस तरह से सीख जाए कि 2 गुना 3 का मतलब 2 2 2 3 बार जुटेगा, तो बच्चा 9 गुना 7 को 9 9 7 बार जोड़कर वो क्या कर सकता है कि अपना समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि बच्चा जो है ना जोड़ तो सीख चुका है। तो जो ज्ञान है बच्चों के अंदर में, उसी ज्ञान का प्रयोग करके हम नए ज्ञान का संपत्ति बच्चों के अंदर में बनाएंगे। जो पूर्व ज्ञान हित है उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बच्चों के पास जोड़ की अवधारणा थी, तो जोड़ की अवधारणा पे बच्चों को गुना सिखाया गया। यानी गुना का विकास कहीं न कहीं जोड़ से ही संभव है। तो यह ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि गुणन के गठन का अवधारणा योग पर हुआ है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पर हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भाग का गठन व्यवकलन पर हुआ है कि नहीं। में भाग देना है 2 से। व्यवकलन का मतलब होता है व्यवकलन, व्यवकलन में घटाव होता है, या तो हम इसको अंतर भी कर सकते हैं। चलिए, अब बात ऐसा है कि 6 में 2 से भाग देना है, तो 6 में 2 से भाग देने का तात्पर्य क्या हुआ, तो 6 ऑब्जेक्ट हैं, 6 ऑब्जेक्ट को 2 से भाग देना है, यानी 2 ऑब्जेक्ट करके बांट देना है। यदि 2 ऑब्जेक्ट करके आप बांट दीजिएगा, तो 2 ऑब्जेक्ट को आप कितने व्यक्तियों में बांट पाइएगा, तो 2 ऑब्जेक्ट को आप टोटल 3 व्यक्तियों में बांट पाइएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 6 को 2 करके देते हैं तो कितना बार दे सकते हैं, तो 3 बार दे सकते हैं। तो 6 भागा 2 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। बच्चा यदि 6 में 2 से भाग ऐसे करने के लिए नहीं जानता है ना, 2 3 6 इस तरह से भी भाग दे पाएंगे, लेकिन बच्चा जब 2 का टेबल जानेगा ना, तब तो बच्चा इस तरह से भाग दे पाएगा। और बच्चा यदि टेबल नहीं भी जानता है, यदि 2 का टेबल जानता है, 5 का टेबल नहीं जानता है ना, या 3 का टेबल नहीं जानता है, और 9 को 3 से भाग देनी है, तो क्या करेगा, 9 ऑब्जेक्ट को लेगा बच्चा, 9 ऑब्जेक्ट को लेगा और क्या करेगा, 3 ऑब्जेक्ट करके बांट देगा। 3 ऑब्जेक्ट करके क्या करेगा बच्चा, बांट देगा। तो कितने बार में बढ़ गए, तो 3 बार में बढ़ गए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 9 में 3 से भाग देने पर कितना आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है। आगे भी हम लिख पा रहे थे जिसमें था कि यदि बच्चा को 7 से भाग देना है 2 से, तो क्या करेगा, तो बच्चा के पास 7 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ये 7 मूर्त पदार्थ हैं, ये 7 क्या है, मूर्त पदार्थ हैं। आप सबसे सस्ता में लेना चाहते हैं तो कंकड़ का भी उपयोग कर सकते हैं मूर्त पदार्थ के रूप में। 2 से भाग देना है तो 2 करके हम हटाएंगे और 2 करके बांटेंगे। यदि हम 2 करके बांटते हैं
यहाँ पर आपका 2 4 6 आपके पास 7 ऑब्जेक्ट हैं। यदि आप 2-2 करके बांटते हैं तो आपके 6 ऑब्जेक्ट बच जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है, 3 रह जाता है। तो इस तरह से करते हैं कि 7 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, है ना, भागफल के रूप में और फल के रूप में 1। तो कहीं न कहीं ये बात सत्य है कि गुना का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है और भाग का गठन जो गलन यानी घटाव की अवधारणा पर हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि क्या पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है, तो हम देख लेते हैं। हम लोग 1 2 3 4 5 6 इत्यादि गिनते हैं तो ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। यदि इसमें 0 को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या। अब लोग सोचे कि 1 2 3 4 5 6 तो उधर बढ़ रहा है, 6 5 4 3 2 1 कहाँ तक घटेगा, तो चलिए 0 तक घटेगा। और क्या 0 से भी नीचे जाएगा, तो 0 से भी आप नीचे भेज सकते हैं, -1 -2 -3 -4। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहा गया? जिस तरह से हम जानते हैं कि पेड़ पौधे, पहाड़, पृथ्वी और ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई किसी को मालूम नहीं है, तो कहा जाता है कि गॉड गिफ्टेड है, प्राकृतिक का देन है। ठीक उसी प्रकार से 1 से लेकर 9 तक की गिनती की संख्या कहां से आई थी ये बात किसी को मालूम नहीं थी, तो कहा गया कि ये प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण पहले हो चुका था, उसके बाद ये टोटल जब मिलाया गया तो इसको पूर्णांक संख्या कहा गया। तो पूर्णांक संख्या जो है ना, ये जो पूर्णांक संख्या है ना, इसका विकास किससे हुआ है? प्राकृतिक संख्या की अवधारणा से हुआ है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सही है क्योंकि गुणन का गठन योग की अवधारणा पे हुआ है। भी सही है क्योंकि भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पे हुआ है। और आपका सी भी सही है, क्यों? क्योंकि पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं के गठन पे हुआ है। तो ऑप्शन डी अवश्य ही गलत होना चाहिए। कहा जाता है कि भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पे हुआ है। क्या आप पहले 1/2 जाने थे कि 1 में 2 से भागा देके आप 0.5 जाने थे? तो पहले तो हम लोग को भिन्न ही सिखाया जाता है, दशमलव तो उसके बाद सीखते हैं। तो दशमलव की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो भिन्न की अवधारणा पे हुई है। भिन्न की उत्पत्ति दशमलव की अवधारणा पर नहीं हुई है। यदि यही उल्टा रहता, दशमलव का गठन भिन्न की अवधारणा पे हुए तो सही हो जाता, लेकिन भिन्न का गठन दशमलव पे हुई है, ये कतई नहीं है, ये गलत बात है। और हम ये गलत तो सुनना था, यानी इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है क्योंकि आपने गलत बात को चुन लिया है। हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 57 को। प्रश्न संख्या 57 जो कि आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाला प्रश्न कौन सा है? मुक्त सिरे वाला प्रश्न को पहचानिए। मुक्त सिरा वाला प्रश्न वैसा प्रश्न जिसके अनेकों आंसर, उसको मुक्त सिरा वाला प्रश्न कहते हैं। देख लेते हैं इन चारों में से कौन है मुक्त सिरा वाला प्रश्न। बात ऐसी है, एक गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 मीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई 10 और 8 मीटर है
तो इनकी ऊंचाई क्या होगी? आप तो जानते हैं ना, वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम 480 दे रखा है इन्होंने, एल का वैल्यू भी 10 दे रखा है इन्होंने, और चौड़ाई बी की वैल्यू आपको 8 दे रखा है इन्होंने। एच निकालना है आपको, तो एच निकालना कौन बड़ी बात है? तो 8 से 8 से 48, एच का जो वैल्यू है ना, एच का वैल्यू 6 आया है। कोई 7 नहीं आ सकता है, कोई 8 नहीं आ सकता है। एच का वैल्यू निश्चित है, और निश्चित है तो ऐसा प्रश्न खुला सिरे वाला तो हो नहीं सकता है। खुले सिरे वाले प्रश्न का उत्तर तो अनेकों होने चाहिए, इसका तो एक उत्तर है, तो ये तो चलेगा नहीं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्या यह खुला सिरा वाला प्रश्न है? एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 की है। एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 लंबाई 4/5 की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंट हो गया है, और ऊंचाई चौड़ाई की 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन इतना है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी निश्चित आंसर होंगे, एक पर्टिकुलर आंसर होगा, इसका अनेकों आंसर नहीं होने वाला है। कहिए तो बना देते हैं, नहीं सर स्किप करते हैं। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? यही है आपका खुला सिरा वाला प्रश्न। देख लीजिए कैसे इनके अनेकों आंसर होते हैं। क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने, क्षेत्रफल दे रखा है आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर। न तो इन्होंने लंबाई दिया है हमें, और न तो चौड़ाई दिया है, सिर्फ इन्होंने क्षेत्रफल हमें दिया है 480 मीटर स्क्वायर। सिर्फ इन्होंने आयताकार खेत का क्षेत्रफल इन्होंने दिया है 480 मीटर स्क्वायर, और हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछी जा रही है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जो बराबर होना चाहिए कितना का? स्क्वायर का। तो कितना होना चाहिए लंबाई, कितना होना चाहिए चौड़ाई? चलिए लंबाई 1 ले लेते हैं और चौड़ाई 480 ले लेते हैं। लंबाई 2 ले लेते हैं और चौड़ाई आपका 240 ले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर लंबाई को बड़ा और चौड़ाई को बड़ा नहीं, लंबाई को छोटा नहीं ले सकते हैं, दोनों में से किसी को लंबाई चौड़ाई माना जा सकता है। हाँ, लेकिन सामान्यतः जो बड़ी होती है उसको लंबाई नहीं कहा जाता है, लेकिन दोनों में से किसी को कुछ भी कह दें तो तकलीफ नहीं लगता है लंबाई चौड़ाई को। चलिए 3 गुने कितना? तो 3 3 16 160 है ना। इस तरह से 4 इंटू कितना कर सकते हैं? 4 इंटू हम 120 कर सकते हैं। और इस तरह से और भी बना सकते हैं। तो आप कहेगा कि सर कहाँ तक जाएगा? हाँ, आप सोच रहे होंगे कि 480 गुना 1 तक जाएगा, इससे तो ज्यादा जाएगा नहीं सर, तो इसका आंसर कैसे हुआ? तो वो ठीक है, लेकिन हम डेसिमल में तो ले सकते हैं ना, 1.2 ले सकते हैं, तो इधर समथिंग आएगा, 1.3 लेंगे समथिंग आएगा। जब पॉइंट में परचेज कर जाएंगे तब तो हमारे आंसर बहुत सारे लंबाई और चौड़ाई निकल जाएंगे। और जिस प्रश्न के बहुत सारे आंसर हों, अनेकों उत्तर हों, वैसे प्रश्न को मुक्त सिरा वाला प्रश्न कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में मुक्त सिरा वाला कोई प्रश्न है तो वह है ऑप्शन नंबर सी, जहां आपको क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे लंबाई चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो आपने इस तरह से मुक्त सिरा वाला प्रश्न को ढूंढा, आपको ऑप्शन नंबर सी मिलता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के लिए विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें।
क्षेत्रफल मापने वाले सूत्र को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है। क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपड़ बिछाना लाभदायक हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले करता है कि विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए। और ये हमारा एनसीएफ हो या आपका नेप हो, सब कहता है कि विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए ताकि वह संप्रत्यय का विकास अपने मन मस्तिष्क में कर सके। कुछ बालक होते हैं गतिशील, सीख जाते हैं एक बार, कुछ बालक होते हैं मध्यम, तो उनके लिए उचित अवसर देना चाहिए ताकि वे खुद से स्वाध्याय करके वो अपना समय के साथ सामंजस्य स्थापित करके और संप्रत्यय का विकास कर सके। ये बात बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो प्राथमिक स्तर पर सूत्र को बाद में रखना है। प्राथमिक स्तर पे सूत्र नहीं रहे, बच्चा कॉन्सेप्ट सीखे, अवधारणा सीखे, संप्रत्यय सीखे तो ही अच्छा है। और सूत्र देना ही है तो सब अवधारणा सिखलाने के बाद सूत्र पटक दीजिए तो बच्चा विकसित हो जाएगा उसका दिमाग। लेकिन आप सूत्र को ही पहले कर, जो कि सही बात नहीं है, ये गलत बात है। और गलत बात ही तो पूछ रहा है तो आपने गलत बात मुंह में लिया है। लेकिन चलिए फिर भी दो सही बात समझा देते हैं आपको। मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है ना। यदि बच्चों को क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल सीखना है तो ग्रिड पेपर लेंगे, जिसमें कई छोटे छोटे ग्रिड्स बने हुए होते हैं। बच्चों को डिफरेंट तरीका के क्या देंगे, डिफरेंट तरीका के देंगे और बोलेंगे बच्चों बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है। तो बच्चा बताएगा कि 1 2 3 4 ग्रिड्स हैं, यानी इसका क्षेत्रफल 4 ग्रिड्स हैं, है ना। तो इस प्रकार से और भी डिफरेंट तरह के उनको दे सकते हैं और उनसे हम कह सकते हैं कि आप बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चे ग्रिड गिनेंगे और 2 ग्रिड हो गया, 3 ग्रिड हो गया, 4 ग्रिड हो गया, 5 ग्रिड हो गया, 6 ग्रिड हो गया, है ना। इस तरह से गिन के बच्चा बताएगा कि कितना है उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपड़ बिछाना लाभदायक हो सकता है। एकदम सही बात है। आप सबसे अच्छा है कि टाइल्स रखें, यहाँ पे तो आपको बनाने में भी बात पड़ता है। छोटे छोटे टाइल्स रखेंगे और 3 टाइल्स बिछा देंगे और बोलेंगे आपको पता है इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, तो बच्चा कहेगा 3 टाइल्स क्षेत्रफल है। इस तरह से जितना टाइल्स बिछा देंगे उसका क्षेत्रफल उस टाइल्स के अनुसार बढ़ जाएगा और हटा देंगे। तो डिफरेंट आकृतियों के रूप में यह जो है एक आयत का रूप ले लिया है, तो इसका क्षेत्रफल 3 6 3 दूनी 6 बाद में विकसित करना है, पहले विकसित करना है 3 और 3 6, है ना। डिफरेंट और 3 टाइल्स लगा देंगे तो एक वर्ग का रूप ले लेगा। और इस तरह से बच्चों को डिफरेंट चौपड़ आकृतियां का उपयोग करके बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा देना उचित है। तो ये सही बात है। तो आप देख सकते हैं कि सूत्र को क्षेत्र के अनुमान से पहले पढ़ाना चाहिए, सूत्र को क्षेत्र के पहले पढ़ाना चाहिए। गलत बात है और आपको गलत बात ही तो ढूंढना है। तो इस तरह से आपने ऑप्शन नंबर बी को हिट किया। बहुत अच्छा, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, जो कि आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविध समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। तो कहने का मतलब है पेंसिल का ऊपरी दृश्य ये 3D आयाम का है। सही बात है, 3D है, तो ये उचित है। निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा रहे हैं। विद्यालय से घर जा रहे हैं तो विद्यालय से घर जाते समय बहुत सारे 3D आयाम की आकृतियां मिल जाता है। घर द्वार पेड़ पौधा हाड़ी गाड़ी जितना भी वस्तु देख लेते हैं सब 3D अधिकांश दिख जाते हैं।
तो ये भी बात सही है। इसकी संकल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। तो कागज के टुकड़ा को मोड़ कर भी हम बच्चों में यह संप्रदाय विकसित कर सकते हैं। ये कागज के टुकड़ा को मोड़ कर भी बच्चों के अंदर में संप्रदाय विकसित कर सकते हैं। ये 3 आयामी का है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो कागज भी मोड़ना गलत बात नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी प्रकलित करना। भारत के मानचित्र जो देखते हैं वो त्रिआयामी नहीं होता है, वो द्विआयामी होता है और द्विआयामी से त्रिआयामी का बात नहीं बनता। तो यहाँ पे भारत का मानचित्र ये में 2 शहरों के बीच की दूरी मापना गलत बात है, और गलत बात है तो हमको चाहिए ना। तो गलत बात आपने ढूंढ लिया, यानी सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? अपना ए होना चाहिए। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। गणित में मूर्तिकरण और मार्गदर्शन सम्मिलित है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। तो हम बता दें कि हम बच्चों को इसीलिए गणित पढ़ाते हैं ताकि वास्तविक संसार से आने वाली समस्याओं का बच्चा समाधान कर सके। तो ये उचित है। गणित में अमूर्तीकरण, गणित जो होता है इसकी प्रकृति अमूर्त होती है, ये सही बात है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित होना चाहिए। गणित को तक काफी सीमित कर दिया गया, तो हम गणित सीमित होने के लिए नहीं पढ़ते हैं। हम तो गणित इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा मन मस्तिष्क विस्तृत स्तर पर सोच सके, तर्क कर सके, अस्थायी तर्क विकसित करता है गणित। तो यहाँ पे तर्क करके और सीमित कर दिया, ये गलत बात है। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, सही बात है। रिलेशन पढ़ना है ना, सिमेट्रिक पढ़ना है, प्रतिरूप पढ़ना है, सब सही बात है। लेकिन यहाँ पे भी हमारा गलत बात है, और आपको गलत बात ही तो ढूंढना है। तो आप चारों में से कौन ढूंढिएगा जो गलत रहेगा? तो गलत कौन है? बी। तो आपको क्या हिट करना पड़ेगा? ऑप्शन बी को हिट करना चाहिए। और प्रतिरूप पढ़ाते सामग्री पढ़ा रहे। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण मानना चाहिए? माना जा सकता है, कहा जा रहा है कि रचनावादी संरचनात्मक, यानी बच्चा जो है वे खुद नया नया आविष्कार करेंगे। ऐसा कौन सा कथन हमको दिख रहा है जिसमें बच्चे कुछ खोज परख कार्य कर रहे हो? गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ कर रहे हैं, तो कंठस्थ कर रहे हैं तो वो रचना थोड़ी न कर रहे हैं, है ना। अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना, अध्यापक का सही उत्तर को लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, ये गलत बात है। बच्चों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना ये गलत बात है। विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाएं, विद्यार्थियों में जो क्रियाएं होती हैं, हम तो चाहते हैं कि विद्यार्थी सक्रिय रहे। बच्चा सक्रिय रहेगा तब तो ज्ञान अर्जन करेगा। तो सक्रिय रहना हम चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पारस्परिक क्रिया करे, एक दूसरे से क्रिया करे, है ना। तो हम चाहते हैं कि बच्चा एक दूसरे विद्यार्थियों से भी क्रिया करे और एक दूसरे आकृतियों से भी क्रिया करे, एक दूसरे संख्याओं से क्रिया करे। हमारे तो गणित ही कहता है कि समान में असमान को ढूंढे और असमानता में समानता को ढूंढे। तो यहाँ पे जो पारस्परिक क्रिया हो रहा है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना गलत बात है, ये गलत बात है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का स्रोत समझना चाहिए।
यदि कोई बालक गलती करता है तो उसके अंदर जो भ्रांति होता है ना, भ्रांति दूर होता है। हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में कुछ भ्रांतियां बैठे हुई हैं कि इसको ऐसे भी करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हालांकि वो ऐसे सॉल्व करने पर सॉल्व होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गलत धारणा हमारे दिमाग में भ्रांति के रूप में बैठ चुका है। तो जब हम गलतियां करेंगे तब तो हमारी भ्रांति पहचान में आएगी कि हमारे अंदर क्या गलत धारणाएं बनी हुई हैं, तब तो हम उसको रिमूव कर पाएंगे, हटा पाएंगे। तो यह जरूरी है कि बच्चा गलती करे, उससे बच्चों के अंदर की भ्रांति दूर होती है। और यदि बच्चा गलती ना करे तो कुछ ऐसे कठिन समस्याओं से बच्चों के अंदर की त्रुटि को ढूंढना चाहिए, शिक्षकों का ये दायित्व बनता है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया है और बाकी यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी को हिट करते हुए हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन करता है, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा, वह ज्यामितीय विवेचन में रैंक के अनुसार किस स्तर? तो यहाँ पे आपको 0 स्तर हो जाता है। ये बात हम आपको बहुत बखूबी बताए थे जब हम आपको वैनिले के बारे में बताए थे। इसका मतलब त्रिभुज पहचान है तो समोसा का आकार। जी बिल्कुल। हम लोग देखेंगे अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 कहता है समोसा वे नहीं बताए थे सर, आज ऐसे भी हम बताने वाले हैं उस पर डिटेल रूप से, इसलिए आगे बढ़ गए। 51 नंबर क्वेश्चन आता है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम योजना है? उत्तम योजना पूछा जाता है, इसलिए तो आंकड़ा के बारे में धारणा बच्चों के अंदर में विकसित करना। डाटा हैंडलिंग, तो डाटा हैंडलिंग के लिए क्या करना उचित है? डाटा हैंडलिंग के लिए क्या करना उचित है? तो डाटा हैंडलिंग के लिए हम बच्चों को क्या अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध करा दें, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाएं, कि कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी का संचालन करवाएं, कि कक्षा में सामूहिक परिचर्चा पर विचार विमर्श करें। तो हम आपको बताते हैं कि डाटा हैंडलिंग सर्वेक्षण का चीज होता है, क्योंकि डाटा जिसको हम लोग कहते हैं, डाटा को क्या बोलेंगे? आंकड़ा बोलेंगे। आंकड़ा का परिभाषा कहता है कि प्रेक्षक के दरमियान प्रेक्षक के द्वारा जो तथ्य एकत्र किए जाते हैं वह आंकड़ा कहलाता है। During the investigation, whatever outcome we observe, whatever outcome observe are called data. तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रेक्षक के दरमियान प्रेक्षक के द्वारा जो तथ्य एकत्र किए जाते हैं आंकड़ा का प्रेक्षण। तो प्रेक्षण, सर्वेक्षण, जांच पड़ताल करना सब एक ही बात है। तो प्रेक्षण उचित है, आंकड़ा के लिए प्रेक्षण उचित है, क्योंकि आंकड़ा का परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि प्रेक्षण के दौरान, सर्वेक्षण के दौरान जो तथ्य एकत्रित होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंकड़ा। प्रेक्षण करना, जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना, जनगणना होता है, सर्वे करना है ना, तो सब आंकड़ा उसमें जो भी आता है निकल के बाहर से आंकड़ा कहलाता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका पॉजिटिव है और बाकी सब पॉजिटिव नहीं है। तो चलिए हम सब ऑनलाइन हुए और क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चले। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य होते हैं, ये गलत बात। लड़का लड़की से अधिक योग्य है या लड़की लड़का से अधिक योग्य है, गणित ऐसा नहीं करता है। गणित व्यक्ति स्थिति स्थान के अनुसार नहीं बदलता है ना। गणित सभी के लिए एक जैसा व्यवहार करता है।
किसी को कठिन और किसी को आसान नहीं दिखता है। वो तो आपकी अवधारणात्मक समझ पर डिपेंड करता है। जब उसके बारे में कितना अवधारणा बना चुके हैं उतना आपको आसान दिखेगा, और जितना आपके अंदर अवधारणाएं कम रहेंगी, गणित के बारे में कम जानेंगे, उतना आपको कठिन दिखेगा। तो ये गलत बात है। लड़का लड़की से तेज है या लड़की लड़का से तेज है, ये गलत बात है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है, तो हम बताते हैं कि ग्रामीण हो या शहरी हो, गणित सभी के लिए सेम है। ये गलत बात। अध्यापक के विचार का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसा शिक्षक प्रेरणा देगा, यदि शिक्षक मोटिवेट रहेंगे, विपरीत रहेंगे, बच्चों को पॉजिटिव बात बोलेंगे, तो बच्चा के अंदर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, बच्चा गणित में रुचि लेगा। और यदि शिक्षक ही बोले गणित बहुत हार्ड है, अब तुमसे नहीं होगा, तो ये सब गलत बात है, क्योंकि बच्चा पे ऐसे बात नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और बच्चा गणित से भयभीत होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात। ये जो है सही बात है कि शिक्षक के विचारों का प्रभाव गणित में असर डालता है। ये बात सही है। शिक्षक पॉजिटिव रहेंगे, छात्र पॉजिटिव रहेगा। शिक्षक नेगेटिव बोलेंगे तो बालक पे भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक के व्यवहार का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है तो पड़ता है, और ये कथन एकदम सही है, और सबसे सही हो जाता है इस तरह से। मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस धारणा को समझाने के लिए? मानक मतलब होता है जो माना गया है। मानक का अर्थ होता है जो माना गया है। जैसे कुछ अमूर्त चीजें हैं जिन्हें परिभाषित करने के लिए एक संक्षिप्त शब्द की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग मानक कहते हैं। मानक समाज के जो विशिष्ट लोग होते हैं, जिनका उत्तम सोच होता है, वे आपस में एक मत बनाते हैं। ऐसा मत कि समाज के हर एक व्यक्तियों द्वारा उसको माना जाएगा, तो यही मानक है। कई तरह के मानक हो सकते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जो संख्याएं होते हैं ना, ये मानक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ये सभी मानक हैं। संख्याएं मानक होती हैं, इनको माना गया। और सिर्फ हम नहीं ऐसा मानते हैं, समाज के हर व्यक्ति मानते हैं ये 1 लिखा हुआ है। यदि समाज के हर व्यक्ति शुरू से मानते आते हैं ये 2 लिखा हुआ है, तो आज हम भी 2 मानते हैं, लेकिन ये मान्यता प्राप्त है इन्हें, इसे 1 कहते हैं। तो ऐसे और भी कुछ बहुत सारे मानक हैं जो समाज के हर एक व्यक्तियों द्वारा माना गया है और हर व्यक्ति द्वारा माना जाता है। तो संख्या के लिए जरूरी है। फिर उसके बाद माना गया है कि वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक अंतर कोण 90 डिग्री का हो या दोनों विकर्ण समान हो, तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहा जाता है। ऐसा माना गया है ऐसा कि इसको आयत कहते हैं। लोग इसको शुरू से कुछ और बोलते आते हैं, तो आज हम भी इसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन समाज में इसकी मान्यता शुरू से है। तो ये माना गया है कि जो सबसे दाईं ओर होता है उसको इकाई कहते हैं, और जो दूसरा स्थान पर होता है उसको दहाई कहते हैं, और जो तीसरा स्थान पर होता है उसको सैकड़ा कहते हैं। ऐसा माना गया है। शुरू से लोग कुछ और मानते हैं, तो आज भी हम कुछ और आपको बताते हैं। तो कुछ ऐसे चीजें जो समाज में सभी के द्वारा सर्वमान्य है, सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है, तो इसे हम लोग मानक कहते हैं। और मानक संख्याएं मानक होती हैं, चौपड़ आकृतियां मानक होती हैं, स्थानीय मान मानक होता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका भी सही है
और बाकी सही नहीं। मैं बता दूं कि इस तरह की गलतियां हो रही थी हमारे बोर्ड की तरफ से। हुआ था क्या कि जब रिजल्ट निकला था तो शुरू में बोर्ड में तो ऑप्शन ए को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में बोर्ड ने एक्सेप्ट अपनी गलती को स्वीकार करते हुए ऑप्शन डी को सही माना और गलत जिनका होगा जो सही बनाए थे उनका फिर नंबर भी बढ़ाया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो पुराने बेसिस के अनुसार से अपना बुक छपवाए होंगे तो कुछ प्रकाशन के बुक में ऑप्शन ए दिया होगा, जो गलत छप गया है आपको ऑप्शन डी मानना चाहिए। संख्या बोध स्थानीय संयुक्त है और मानक के रूप में हम संख्या बोध चौपड़ और स्थानीय मान को मानते हैं। हाँ 49 का डी हो जाएगा, लॉक कर दिया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? हम आपको बता दें कि प्राथमिक स्तर पर आपको बड़े जोरों से सममिति पढ़ाना है, बच्चों को अनुमान लगाने के लिए सिखाना है, चौपड़ आकृतियां पढ़ाना है, लेकिन प्राथमिक स्तर पे पूर्णांक पढ़ाया नहीं पढ़ाते हैं। चौपड़ का मतलब है टाइलिंग का प्रयोग हम क्षेत्रफल निकालने के लिए कर सकते हैं, परिमिति निकालने के लिए कर सकते हैं, गुणनखंड का संप्रत्यय विकसित करने के लिए कर सकते हैं। तो टाइलिंग जरूरी है, सममिति जरूरी है, अनुमान लगाना जरूरी है, पूर्णांक पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर आपको पढ़ाना नहीं है। लेकिन कोई बच्चे के अंदर ऐसा संप्रत्यय विकसित हो गया है पूर्णांक का, तो आप उसे हतोत्साहित भी नहीं कर सकते हैं। उसको पूर्णांक पढ़ाइए या ना पढ़ाइए, पढ़ गया तो कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। लेकिन हमारा तो पाठ्यक्रम पूर्णांक के लिए नहीं करता है, तो चलिए क्या नहीं पढ़ाना है, क्या भाग नहीं है, तो पूर्णांक भाग नहीं है। इसका अनुसरण जो है 2005 में से ये सही है। गणित के प्राथमिक पाठ्य पुस्तक में प्रतिचित्रण के कौन से पहलू विद्वान है? हम आपको बता दें कि मानचित्र का रेखांकन करना है, बच्चों को मानचित्र के अर्थ को समझाना है कि मानचित्र का क्या अर्थ है, उसकी क्या विशेषता है। मानचित्र जिसको हम लोग नक्शा भी कहते हैं, तो यहाँ से बच्चों को दिक् स्थान का ज्ञान होता है, जरूरी है। बिना पैमाने वाले आलेख का उपयोग करना है। हम टाइलिंग का जो उपयोग करते हैं वो बिना पैमाने वाला आलेख के रूप में हम लोग मानक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बित्ता से नाप सकते हैं, हाथ से नाप सकते हैं, एक हाथ दो हाथ, कदम एक कदम दो कदम। तो कहने का मतलब है कि बिना पैमाना वाला आलेख का भी उपयोग कर सकते हैं। संकेतों प्रतीकों का प्रयोग बच्चों को सिखाना है कि इस संकेत का मतलब क्या होता है, इस संकेत का मतलब क्या होता है। पैमाने के अनुसार आलेख खींचना, ये जो है बच्चे खुद सीख जाएंगे। जब एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता जब नापने लगेंगे और उन्हें जब आवश्यकता महसूस होगा तो वे खुद सीख जाएंगे। खाली उनको नापने के लिए सिखाना है, अमानक सिखाना है, मानक का बच्चा खुद सीख जाएगा। जो नापने के लिए सीख गया वो इंची टेप से भी नाप देगा और जैसे चाहेगा वैसे। नहीं, पैमाने के अनुसार सिखाना है बच्चों को, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सबसे अंत में सिखाना है। खास करके प्राथमिक पाठ्यक्रम में तो पैमाना का उपयोग नहीं दिया गया है।
बी तो होगा ही नहीं सर, पहले लेकिन देखिए यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन का रूप बदल दे, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि पैमाना का प्रयोग प्राथमिक स्तर पे नहीं करना है, सूत्र का प्रयोग प्राथमिक स्तर पे नहीं करना है। हर क्वेश्चन में बात लागू हो जाएगा, है ना, इग्नोर ही कर देते। ऑप्शन में एबीसी और भी दूसरे प्रश्नों में ऐसी समस्याएं आई हैं कि वहां पे भी इग्नोर कर दिया जाता है। कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, कुछ बच्चा ने तो 305 लिख दिया। क्या बच्चा सही लिखा गलत लिखा? गलत लिखा। तो बच्चों में किस तरह से सुधार करेंगे? तो बच्चों को मूर्त पदार्थ देंगे और मूर्त पदार्थ दिखाकर बच्चों में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। मूर्त पदार्थ के रूप में आप दे सकते हैं, 20 ब्लॉक का उपयोग कर सकते हैं, जहां पे बच्चों को 35 लिखना है तो 35 में 3 दहाई और 5 इकाई, तो 5 वाला छोटे छोटे देंगे, 1 2 3 4 5, है ना, और 10 वाला कितने देंगे? 10 वाला 3 देंगे, 1 2 3, तो इस तरह से 3 दहाई और 5 इकाई कितना लिखा जाएगा? 35 लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर सही हो जाता है। कौन सा? मूर्त पदार्थ। मूर्त पदार्थ का विनिमय करवाएंगे, मूर्त पदार्थ का लेन देन करवाएंगे, तब बच्चे सीख पाएंगे। नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? अच्छा, ये तार है, तार को एक आयत का रूप दिया गया है, चौड़ाई 50 दे रखा है इन्होंने। टोटल कितनी लंबी थी? 270। 50 तो चला गया चौड़ाई में, 50 100 चला गया चौड़ाई में, बच गया 170। 270 में से 50 100 तो चला गया चौड़ाई में, बच गया 170। 170 में ये दोनों आपस में बांटेगा आधा आधा, तो 170 को आधा आधा कर दीजिए, है ना, कितना? 85 और 85, यानी 50 से 85 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से लंबाइयां को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस तरह के प्रश्न को समझने के लिए आपको एक क्रमबद्ध चरण याद करना पड़ेगा, जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले ऊपर के स्थान पे मिली होता है, मिली के बाद सेंटी होता है, फिर डेसी होता है, फिर मीटर होता है, फिर डेका होता है, फिर हेक्टो होता है,
हेक्टो होता है और फिर किलो होता है। मिली सेंटीमीटर देखा हेक्टो किलो, याद कर लेना है ना, ज्यादा नहीं, एक दो बार खाइएगा तो याद हो जाएगा। मिली सेंटीमीटर देखा हेक्टो किलो। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जितना स्टेप ऊपर जाएंगे उतना 10 से गुना करेंगे, जितना स्टेप नीचे आएंगे उतना 10 से भाग करेंगे। 10 से भाग करना या 10 मतलब लगाना एक ही बात है। ये मिली सेंटीमीटर देखा है तो किलो। देखिए, आप जब झगड़ा नहीं इसकी तो बात हम बता देते हैं फाइनली। मिली सेंटीमीटर देखा हेक्टो किलो। यदि आप लंबाई को माप रहे हैं, यदि आप लंबाई को माप रहे हैं, यदि आप लंबाई को क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो सबसे पहले मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। यदि आप धारिता को माप रहे हैं, धारिता को माप रहे हैं, धारिता को माप रहे हैं, तो आपका चलेगा मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीटर, और फिर डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलो लीटर। और यदि आप वजन को माप रहे हैं, द्रव्यमान को माप रहे हैं, तो मिली ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चाहे मामला लंबाई का हो, चाहे मामला धारिता का हो, चाहे मामला वजन का हो।